हेलो बच्चों, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के पहले पाठ संविधान के आखिरी हिस्से में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने संविधान के बारे में जाना कि संविधान के बनने में कितना समय लगा, संविधान किसके द्वारा बनाया गया। इसके अलावा संविधान के महत्वपूर्ण आयामों के बारे में भी जाना, संविधान के शासकीय व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना, संविधान से मुख्य रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को भी जाना, किस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर काम करती है और देश के प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास किस प्रकार न्यायपालिका पर है, इसके बारे में भी जाना, मौलिक अधिकारों के बारे में भी जाना। पर बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ संविधान के आखिरी एवं अंतिम भाग में हाजिर हुए हैं, जिसमें हम जानेंगे अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य हर व्यक्तियों को अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्य की जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निभाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें हमारे अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अधिकारों की बात तो हम पहले कर चुके हैं, मगर बच्चों अब ज़रूरत है कि हम कर्तव्य को जानें, ना केवल जानें बल्कि समझें और इसे अपने जीवन में उतारने का 100% प्रयास करें, दूसरों को भी बताएं, अपने घर पे बताएं, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों से परिचित नहीं हैं तो निश्चित तौर पे हम एक आदर्श नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसके अलावे हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के ऊपर तथा मानवाधिकारों के ऊपर, अर्थात मानव के अधिकारों के ऊपर। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का इस संविधान के अंतिम भाग में आपको लिए चलते हैं और इनसे परिचित करवाते हैं। बच्चों, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है, अर्थात हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के बाद हमारा संविधान ऐसी अपेक्षा रखता है कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश का हर एक नागरिक अपने कर्तव्यों से भी परिचित हो और उसका पालन करे। देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहला, संविधान का पालन एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। चौथा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। आह्वान किए जाने से तात्पर्य बुलाए जाने से है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करनी चाहिए। अगला, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। 11वां और अंतिम, माता पिता या संरक्षण को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर
प्रदान करना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार 11 कर्तव्य हमारे लिए हैं जिनका पालन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। यह भी जाने में आज देखें क्या है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य समुचित कानून बनाएगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु कदम उठाए गए हैं। बच्चों, संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। अतः हम इस बात से परिचित हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि भारत जैसे विशाल देश में किसी एक धर्म को न अपनाकर बल्कि कई धर्मों को एक समान रूप से देखा गया है और इसी कई धर्मों को एक साथ रहने के कारण, कई धर्मों की समानता रहने के कारण ही भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है। इसी धर्मनिरपेक्षता के बारे में आइए जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, अर्थात धर्म के प्रति किसी भी भेदभाव का ना होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा गया है, अर्थात भारत जैसे विशाल देश में किसी भी धर्म के लोग किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत में न केवल जाकर के रह सकते हैं बल्कि वहाँ के राज्य के सरकार के अधीन कार्य भी कर सकते हैं। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है, अर्थात किसी भी विद्यालय, कोर्ट, थाने, ऑफिस या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पे किसी खास धर्म के आधार पर उनको किसी भी प्रकार का विशेष लाभ नहीं दिया जा सकता। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनका निष्कर्ष यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। राज्य किसी नागरिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। बच्चों, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपने जाना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो वह उसके किस अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा? मुझे लगता है आप सभी ने सही सोचा है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब यहाँ आपके सोचने के लिए ये है कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा
क्यों नहीं देना चाहिए? आप इसे अपने स्तर पे सोचो। न केवल सरकारी स्कूल बल्कि सरकार के या निजी संस्थान किसी भी जगह पर किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्या यह धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल है या उसके विपरीत है? आप इस पे अपने साथियों के साथ चर्चा करें और अपने अपने विचार आपस में बांटें। आइए अब जानते हैं मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार जो मानव के अधिकार से संबंधित है। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती है। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन से तात्पर्य गरीबी को हटाने से है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना है। मानवाधिकार दिवस मनुष्य के वास्तविक अधिकार प्राप्त करने की याद में दुनिया भर के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। संसद और कार्यपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका इसके निष्पादन को सुरक्षित करती है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय सामुदायिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका इस मानवाधिकार संबंधी नियमों को बनाती है तथा इसके नियमों के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के अधिकारों का हनन होता है तो उसे अधिकार दिलाने में न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाती है। भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिसे दीवानी अदालतों की सारी शक्तियां, विशेष रूप से गवाहों को बुलाने तथा गवाही प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों में भी मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। नंबर 1, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। 2, जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जांच के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। 3, मानवाधिकार के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। 4, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। नंबर 5, मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दे। तो बच्चों, इस राजनीतिक व्यवस्था के प्रथम अध्याय संविधान के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, हमने जाना और आशा करता हूँ कि संविधान के मूल जानकारी से आप अवगत हो गए होंगे, जिसमें सर्वप्रथम संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान क्या है, संविधान के बनने में कुल कितना समय लगा, संविधान को किसके द्वारा बनाया गया, संविधान के कुछ मूल उसके महत्वपूर्ण आयाम, शासकीय व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में भी हमने जाना संविधान में हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों को, हमने जाना अपने मौलिक कर्तव्यों को, धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी हमने पढ़ा और अंत में मानवाधिकारों के बारे में भी हमने जाना। तो इस आधार पे ये समझा जा सकता है
कि अब हम संविधान के मूलभूत जानकारियों से परिचित हैं। अतः आप सभी इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ें और इस अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास करें। अगर प्रश्न में किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई असुविधा महसूस हो, कुछ समझने में आपको कठिनाई हो, तो आप बेहिचक मुझसे संपर्क करें और आपके प्रश्नों के जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक आप इसे पढ़ें और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्तर पे इन प्रश्नों के जवाब को निश्चित तौर पे पाएंगे। कहीं अगर मेरी आवश्यकता है तो मैं तो हूँ ही। तो फिर प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।